अब देखें हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में हम क्या देखते हैं, सपोज करें हम NaCl को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में NaCl क्या होता है, NaCl अगर वाटर में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में NaCl किस फॉर्म में जाएगा, Na एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में। दैट मीन्स it will tend to move towards dissociation of its constituent ions। जब भी सॉल्यूशन में जाएगा तो ये NaCl अपने कंस्टिट्यूएंट, अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एक जनरल नेम देते हैं जिसको बोलते हैं रैंडमनेस। मीन्स जब भी सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं तो उसका रैंडमनेस इंक्रीज करता है। जब हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो रैंडमनेस इंक्रीज करता है। रैंडमनेस का और एक पर्टिकुलर नाम है, जेन्युइन नेम, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। हाँ, शायद आप लोग 11 में डेफिनेटली पढ़े हैं। तो रैंडमनेस बढ़ता है सॉल्यूशन में जाता है तो, एंड रैंडमनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी is directly proportional to temperature for most of the cases। मोस्ट ऑफ द केस में हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का रैंडमनेस बढ़ जाता है सॉल्यूशन में, और रैंडमनेस बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने से। अब इस तरह से देखें, हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबल साइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन प्रोसेस के कारण ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो इसमें दो कंडीशंस क्रिएट होते हैं। देखिए, नंबर 1 कंडीशंस हो गया, इफ dissolution process is endothermic। डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स विच रिक्वायर्स हीट एनर्जी। डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें हम हीट एनर्जी अगर देते हैं, इसका मतलब केमिकली हम समझें दैट इज डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में अगर हीट हम देंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस with increase in temperature।
इस केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जितने भी मैक्सिमम जो सॉल्ट्स हैं, मैक्सिमम सब्सटेंसेस हैं, इसी अंडर में आते हैं। फॉर एग्जांपल देख लें आपका NaNO3, KCl, NaCl और जितने भी मैक्सिमम सॉल्ट्स हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। एक होता है इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस। वो अपोजिट प्रोसेस क्या होगा देखिए, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दैट इज एक्सोथर्मिक माने अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलती है, दैट इज डेल्टा H इज लेसर देन 0 और डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव। इस तरह के केसेस में इंक्रीज इन टेम्परेचर, decreases the solubility of solute। इस तरह के बहुत कम केसेस हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, सीरियम सल्फेट Si2SO4(3)। इस तरह के केस में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, एक और देखें, एक छोटा सा केस। सोडियम सल्फेट के केस में क्या देखते हैं, Na2SO4 × 10H2O। इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस केस में क्या होता है, इस केस में पहले इसको ग्राफ से समझ लें, ये सॉल्युबिलिटी है और ये टेम्परेचर। इसमें देखा गया है कि पहले Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है एंड दैट इज द पीक पॉइंट up to 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आफ्टर दैट ये डिक्रीज करती है। तो इसका कारण ये है कि इस स्टेट में ये हाइड्रेटेड स्टेट में होता है, लाइक दिस, और यहाँ पर ये एनहाइड्रस स्टेट में आ जाता है, जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करने लगती है। दैट इज Na2SO4। ये हुआ इसका एनहाइड्रस स्टेट, जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, अब देखें आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखें यहाँ dissolution process of ionic solid involves two steps। किसी आयनिक सॉलिड का वाटर में या सॉल्वेंट में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, डिसॉल्व होता है, घुलता है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी एंड सेकेंड इज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा H हाइड्रेशन से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H लैटिस से। ठीक है,
ये दोनों सम्मिलित रूप से किसी आयनिक सॉलिड के डिसोल्यूशन को, डिसॉल्व होने को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी होता है अगर कोई आयनिक सॉलिड है, उस आयनिक सॉलिड के एक मोल को तोड़ने में हमें जितनी एनर्जी लगती है, एक मोल को, इट इज आयनिक सॉलिड NaCl, इसको ब्रेक करने में, इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ब्रेक करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसके कारण ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं, अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। इसमें जितनी एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आयंस टूट गए, ये टूट के अलग हो गए Na+ और Cl- आयन में, तो उसके बाद क्या होता है, उनका हाइड्रेशन होता है। दीज आयंस गेट्स हाइड्रेटेड। ये आयंस जब वाटर में जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के अपोजिट पोल के द्वारा घिर जाते हैं, लाइक दिस। ये पहले भी हमने बता दिया है, Na+ एंड इट इज Cl-, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। वाटर मॉलिक्यूल के अपोजिट पोल के द्वारा ये घिर जाते हैं। ये पॉजिटिव है, देखिए इसके जस्ट बगल में, और ये घिर गया आपको निगेटिव के द्वारा। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जब टूटता है, टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा हाइड्रेशन से, डेल्टा H हाइड्रेशन से। अब देखें, किसी सब्सटेंस को तोड़ने में, अगर तोड़ने में अधिक एनर्जी लगती है, इसका मतलब कि उस सब्सटेंस को डिसॉल्व करना मुश्किल है। इसके आधार पर दो क्राइटेरिया एडॉप्ट करते हैं। नंबर 1, इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर दैन हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से अधिक होगा तो सॉल्ट लेस सॉल्युबल होगा, सॉल्यूट लेस सॉल्युबल होगा। और सेकेंड, जस्ट अपोजिट द केस, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर दैन लैटिस एनर्जी, उस केस में इसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, मोर सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा बढ़िया से पढ़ें और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम लोग को भी प्रमोशन मिले और हम और अधिक से अधिक अच्छे मटेरियल्स आप तक पहुंचा सकें। ओके, थैंक्स अ लॉट।